So hello friends, welcome to the ISF. Guys, this is the new initiative that we are coming up with, that is हरियाणा जीके. तो हम हरियाणा जीके को अब जो है डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पे. Already I prepared one video yesterday. Okay, so this is going to be your first lecture. तो ये आपका जो है आज का पहला लेक्चर हो जाएगा. And whenever we talk about हरियाणा जीके or you can say the HCS preparation, तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है. जब भी आप HCS प्रिपरेशन को देखोगे तो अनसर्टेनिटी किस तरीके से होती है वहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट क्लियर व्हेन द पेपर विल बी अनाउंस्ड. ओके, बट वी आर होपफुल दैट शॉर्टली द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन दे विल बी कमिंग आउट विद द नोटिफिकेशन. तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस टाइम पे शायद नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, सो देर आर सम रूमर्स. नाउ वी कैनॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन बिकॉज वंस द नोटिफिकेशन विल बी आउट, उसके थोड़े कुछ महीनों में जो है आपका HCS का एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा और आपके पास समय कम बचेगा. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो है अपने HCS की प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करें. और रादर वी विल सजेस्ट दैट आप आइए सबके साथ जुड़ के अपनी HCS की प्रिपरेशन को शुरू करें. दैट्स द मेजर पॉइंट हियर बिकॉज वी विल बी हेल्पिंग यू आउट. वी हैव द एक्सपीरियंस फैकल्टी जो कि आपको यहाँ पे मदद करेगी. एंड आई विल बी टेकिंग अप द हरियाणा जीके. मैं आपको हरियाणा जीके कराऊंगा. Okay, and yesterday as I told you, like this session will not just confine to the GK. सिर्फ GK तक हम नहीं रखेंगे, हम past years के जो क्वेश्चन आए हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे. क्योंकि जब भी हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, कभी भी आप किसी भी जंग में उतरते हो तो उससे पहले आपको ये अंदाजा तो होना चाहिए ना कि जंग किस तरीके की है. सो टू हैव बेटर आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, इसी एग्जाम को अच्छे से समझते हुए we need to prepare for HCS and for that we need to carry out the PYQ analysis. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें जो है पहले past years का एनालिसिस करना है. आप पहले इसे एनालाइज करेंगे, देखेंगे. ओके, एंड लेटर ऑन वी विल स्टार्ट. चलिए, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. आगे बढ़ते हैं सीधा. सो इन टुडे सेशन we will be covering these particular topics related to the हरियाणा से रिलेटेड इन सब चीजों को कवर किया जाएगा. अब जब हम HCS की बात करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. थोड़ा पेपर पैटर्न डिफरेंट है, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन थोड़ा कुछ अलग आपसे डिमांड करेगी, सवाल भी डिफरेंट होंगे. अब तक आप UPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो यू कैन नॉट गो विद द सेम माइंडसेट. थोड़ी हमें अप्रोच बदलनी पड़ती है. पहली बात, हरियाणा जीके आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप किसी और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये अपने आप में एक नया होगा. बट अब हम कुछ एक सवाल देखते हैं जो कि HPSC ने प्रीलिम्स में पूछे हैं. सिर्फ प्रीलिम्स बेस करेंगे अभी. देखिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2019. नाउ ये UPSC प्रीलिम्स नहीं है, ये HCS का प्रीलिम्स एग्जाम है. सो द क्वेश्चन वाज इंडियाज कोस्ट लाइन मेजर. भाई, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. जब हम बुक पढ़ते हैं हमारी आंखों के सामने से ये होके जाता है. नाउ यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द ऑप्शन. अब इस ऑप्शन को जरा हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो HCS एग्जाम है वो ऑप्शन में ही खेल करेगा. चलिए आप इसको देखिए. पहला ऑप्शन कहता है कि 7416.6, 7416.6. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि 7515.6. थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 7515.6. थर्ड कह रहा है कि 7316.6. तो कितने नजदीक हैं ये? अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, इन फिगर्स को देखें तो बहुत ज्यादा करीब है. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अडॉप्ट. यू हैव टू बी वेरी पिन पॉइंटेड. एकदम पिन पॉइंटेड फैक्चुअल सवाल है ये, और वो आपको फिगर्स में ऊपर नीचे कर रहे हैं. ये फैक्ट है यहां पे. ओके, ये फैक्ट है, ये एक नंबर है. अब इस टाइप के सवाल UPSC में शायद ना मिले, लेकिन HPSC HCS के अंदर जो है ये सवाल पूछेंगे आपसे. एंड देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव वेरी क्लोज ऑप्शंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. इतना आसान नहीं होता है, ये अभी आपको देखने में लग रहा है. ओके, जब हम पेपर में बैठेंगे पेपर का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा. वो अपने आप में एक नए लेवल की जो है हर्डल बैरियर ऐड करता है. जो पेपर एनवायरनमेंट होता है ना, थोड़ा डर लगता है हमें, भाई इतनी तैयारी की होती है,
एक सवाल ऊपर नीचे माइनस हुआ, -0.66 झटका लगेगा, ओके, कम नंबर कम हो जाएंगे आपके, नुकसान हो जाएगा, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। सो ये समझना होगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हरियाणा जीके के अंदर भी कुछ फैक्ट आएंगे। फैक्ट कैसे आएंगे? डेमोग्राफिया देखेंगे हरियाणा का, 2011 सेंसस को पकड़ेंगे, उसके अंदर से क्या फिगर है, मेल पॉपुलेशन कितनी थी, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी थी, वो एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, प्योरली फैक्चुअल है। सेक्स रेशो हरियाणा में कितना है 2011 सेंसस के हिसाब से, वो याद रखना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, नंबर है, वो भी याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि कैसे सवाल कर रहा है एचसीएस, ओके। मिक्स्ड है, फैक्चुअल भी है और थोड़ी बाकी अप्रोच से भी, अंडरस्टैंडिंग से भी आप कर सकते हो। सो इसके अंदर बिल्कुल पिन पॉइंटेड पता होना चाहिए कि हमारी कोस्ट लाइन जो है 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। अब इसके बाद अपने आप में दूसरा सवाल फैक्चुअल मुझे बनाना हो तो हाउ मेनी स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर, यू कैन से विच आर देयर ऑन कोस्ट, इंडिया की कोस्ट के ऊपर कितने ऐसे स्टेट हैं, वहां आप काउंट करने बैठोगे, नंबर ऊपर नीचे हो गया। इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले से पढ़ के जाओ। So when we look into this, coastline is distributed among 9 states and 4 union territories. 4 union territory भी आ रही हैं यहाँ पे। 4 union territory कौन सी आएंगी and states कौन से होंगे, ये साथ के साथ हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले स्टेट उठा के देखते हैं। तो इधर से हो गया गुजरात, लेफ्ट से चले हम, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, West Bengal. These are the states. UT, Union Territory, Andaman Nicobar, Puducherry, Daman and Diu, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर दादरा नगर हवेली क्यों नहीं है? भाई दादरा नगर हवेली दमन के थोड़ा लैंड पे पड़ता है, ओके। और अगर यहां दमन है गुजरात बॉर्डर के आसपास, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे, तो उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टुवर्ड्स इनवर्ड्स पड़ता है दादरा नगर हवेली। तो ये मालूम होना चाहिए हमें। दमन के इधर वापी है, उसके थोड़ा सा एक हाईवे ऐसे जा रहा है, हाईवे के राइट साइड पे दादरा नगर हवेली पड़ेगा, लेफ्ट में आपका दमन और वापी होता है। तो अगर आप में से कुछ लोग गए होंगे सो वो भी आपको मालूम होगा। सो इन दिस वे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर एंड वी कवर्ड दिस एस्पेक्ट। अब अगले सवाल पे करते हैं, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल। देखिए हरियाणा से रिलेटेड सवाल है, कंप्लीटली फैक्चुअल, कोई इधर उधर की बात नहीं। आपको मालूम है तो आप इसका आंसर सही करोगे, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होता है। इसमें थोड़े कंफ्यूजन के जो है स्कोप कम है, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया सवाल में। इन्होंने डाला कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील आर देयर। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। मेरी पहली और दूसरी स्लाइड्स के अंदर मैं भी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात ही करूंगा, ओके। अगर हम हरियाणा जी के शुरू करेंगे ना, वो स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाएगा। सो रिस्पेक्टिवली वी हैव द बी ऑप्शन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो 22 है। नाउ द पॉइंट इज दिस, इट्स अप टू द एचसीएस, मतलब लाइक एचपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सवाल को कैसे घुमाता है। अब आपको एक चीज समझना है, ये सवाल आ गया है, अब सब डिवीजन और तहसील उसके बारे में पिन पॉइंटेडली आपको पता होना चाहिए। ये सवाल तो हमने कर लिया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट उसमें अलग था। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन बने विच विल जस्ट मेंशन अबाउट सब डिवीजन एंड तहसील, मैं इन ऑप्शंस में डिस्ट्रिक्ट को हटा देता हूं और सिर्फ सब डिवीजन और तहसील बताऊंगा। अब बताओ आप, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई ना। तो ये फैक्चुअल यहां पर रिक्वायरमेंट है। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं यहां पे, तो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन सी हैं वो भी हम करेंगे। सब कुछ आज की स्लाइड्स में है, मैप भी हमने इंक्लूड किए हैं, बहुत हरियाणा की फोटो आपको दिखाई जाएगी। फिर 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 22 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से, नाम क्या है, एक आधा कोई नया बना होगा वो भी देख लेंगे। 73 सब डिवीजन है ये, 93 रेवेन्यू तहसील, 50 सब तहसील, 142 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। आप में से कोई बीडीओ बनना चाहता है, वो बीडीओ को ये कम्युनिटी ब्लॉक संभालना है डेवलपमेंट करने के लिए। जो बीडीओ चाहते हैं बनना,
वो ये संभालेंगे, जो तहसीलदार बनना चाहते हैं वो ये संभालेंगे। तहसील अलग हो गई, डेवलपमेंट के काम पे जो है हमारा पूरा का पूरा जोर होता है, वो बीडीओ साहब देखते हैं हमारे। थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, रैंक के अंदर दोनों अफसर बराबर होंगे, आपको मिलेंगे, दोनों के लिए बराबर लोग भागते हैं, किसी को बीडीओ बनना है, किसी को तहसीलदार बनना है, आसपास के मतलब ऑप्शन भरे जाते हैं इसमें। लेकिन जो है यहां पे नंबर में थोड़ा डिफरेंस है, वो हमें मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, 154 सिटीज एंड टाउन। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, सिटी और टाउन की बात हो रही है। तो सिटी और टाउन देखेंगे तो सपोज मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट उठाऊंगा, उसके अंदर से हांसी करके भी आपको एक टाउन मिलेगा, टोहाना करके एक टाउन मिलेगा। ये छोटे छोटे टाउन है, कस्बे आप बोल सकते हो, जहां पे थोड़ा अर्बन फीचर मिलता है, लेकिन इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है। तो 154 के राउंड सिटीज एंड टाउन है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट 7030 विलेज, 7030 विलेज हैं हरियाणा में, 7030। अब ये नंबर देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। विलेज 7030 है और विलेज पंचायत 6234 है। ओके, विलेज पंचायत कितनी होगी? 6234। अब ये 6234 नंबर याद रखना भी आसान है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3। 3 से एक अगला कौन सा होता है? 4। ये नंबर ऑफ विलेज है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3 आएगा, और अगला 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 6234 ये विलेज पंचायत का नंबर है हमारे यहाँ पे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो पढ़ा है जी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट आई थी, एक 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आई, अब यहाँ पे तो गांव ज्यादा हो रहे हैं, पंचायत बनी नहीं है, ऐसा क्यों? तो देखो हुआ क्या है, कुछ गांव जो हैं वो बहुत छोटे हैं, देयर आर विलेजेस व्हिच आर वेरी स्मॉल, वहां पे पंचायत बनाना संभव ही नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, उन गांवों को क्लब कर दिया, मर्ज कर दिए, कुछ एक गांव जो हैं मर्ज किए और उसके बाद उनकी पंचायत बनाई है। सो ये इसीलिए जो पंचायत का नंबर आपको देखने को मिल रहा है वो इसीलिए कम है गांव से। कुछ गांव मर्ज हुए ना, क्योंकि वैलिड एकदम वायबल नहीं हो रहा था, वो पॉसिबल ही नहीं था। भाई किसी गांव के अंदर 24 लोग रह रहे हैं, तो वो गांव 24 लोग रह रहे हैं, 24 परिवार रह रहे हैं, तो उसके अंदर हम फिर उसको पंचायत कैसे बनाएंगे, थोड़ी डिफिकल्टी आती है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ गांवों को मर्ज किया गया। तो 6234 ये जो है नंबर है, ये नंबर ऑफ पंचायत का है। 7030 ये नंबर है आपके नंबर ऑफ विलेजेस का। तो ये फैक्ट बिल्कुल प्रिसाइजली मालूम पड़ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला कि विच प्लान वाज आल्सो नोन एज राव मोहन मनमोहन प्लान। अब क्या हुआ था देश के अंदर, सबको कहानी आदि तो मालूम होती है, सब बात करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, कि इस देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स की हमें जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? भी देश में पैसा खत्म हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, आपको तेल इंपोर्ट करने के देश में पैसे नहीं थे, क्या करें? उस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया अपने मनमोहन सिंह जी को, और इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि अब जो है इंडियन इकोनॉमी को खोला जाए, इंडियन इकोनॉमी को निवेश के लिए खोला जाए, बाहर से लोग यहाँ पे आके निवेश कर सकेंगे, हम भी जो है प्राइवेट को ज्यादा मौका देंगे। उससे पहले सरकारी होती थी कंपनियां मैक्सिमम, अब मौका दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो बैंक हो जाए, चाहे वो बाकी इंडस्ट्री हो। उससे पहले होता था इस देश में लाइसेंस राज, छोटी से छोटे काम के लिए आपको चाहिए होता था लाइसेंस। अब सरकार ने सोचा कि ये जो है ये एडिशनल जो है एक तरीके से बर्डन पैदा करता है, जिससे इस देश के अंदर इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है। उसको देखते हुए, उस समस्या को डील करते हुए इन्होंने लाइसेंस राज को हटाया वहां पे। सो ये राव मनमोहन प्लान था, ठीक है जी। अब उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, सो दिस प्लान वाज डिलेड। देखो इंडिया का जो मॉडल है, हमने आजादी के बाद जो मॉडल लिया वो प्लानिंग का मॉडल था, 5 ईयर प्लान बनाते थे हम, उसके हिसाब से आप डेवलपमेंट का काम करते थे। सो दिस इज व्हाट वाज डन। नाउ इनिशियली दिस 8th 5 ईयर प्लान, अब देखो राव मनमोहन प्लान को बोलते हैं 8th प्लान। ये 8th 5 ईयर प्लान कायदे से शुरू होना चाहिए था 1990 में, लेकिन तब हमारा दिवाला निकला हुआ था। ओके, तब इस देश के अंदर इकोनॉमी का दिवालिया निकला हुआ था, तो उस केस में इसको फर्दर डिले किया गया। तो ये फैक्ट मालूम होना चाहिए, जो 8th 5 ईयर प्लान है
दैट इज फ्रॉम 1992 टू 1997, 1992 से लेके 1997 तक। नंबर याद हो गया। इट कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990, 1990 में क्यों नहीं हो सका जी? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, देश में पैसे ही नहीं थे। जब पैसे ही नहीं है तो प्लानिंग किसकी करोगे? तो वैसे ही हालात थे थोड़े। ओके, सो इट वाज डिसाइडेड इन द 8th 5-year प्लान दैट इट वुड कमेंस ऑन 1st of April 1992। ओके, तब इसको लाया गया। अब उससे पहले 1991 और 90 का साल, 91-92 का साल, इट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एनुअल प्लान्स, सालाना प्लान आए। पंचवर्षीय योजना नहीं थी ये, सालाना प्लान। उन 2 साल को बोला कि एक एक साल के हमारे हम प्लान मानेंगे, इसको हम पंचवर्षीय नहीं मानेंगे। सो ये अपने आप में एक नई चीज थी। ठीक है जी। अब आप खुद ब खुद देख सकते हैं, पूरा फैक्चुअल हो सकता है। एचसीएस के अंदर अगर वो चाहें तो ये भी पूछ सकते हैं, ये 1 अप्रैल की जगह 1 मई भी डाल सकते हैं, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। ठीक है ना? तो इसलिए बिल्कुल पिन पॉइंटेड याद रखना कि 1 अप्रैल 1992, 1992 अप्रैल की पहली तारीख, अप्रैल फूल से याद आ जाएगा। 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फूल बनाते हैं, लेकिन यहां पे किसी ने अप्रैल फूल नहीं बनाया, हमें सुधारा, अकल दी गई थी। ओके, सो 1 अप्रैल 1992 को हमने जो है ये 8th प्लान अडॉप्ट किया, जिसको बोलते थे राव मनमोहन प्लान। पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्टेप जो है ये लिया, जिसके हम सारे आज बेनिफिशियरी हैं। उस टाइम पे ये अगर हमारी इकोनॉमी को ना खोलते तो इस देश में ना तो प्राइवेटाइजेशन उतने बड़े लेवल पे हो पाता, ना बाकी डेवलपमेंट के काम उतने तेजी से हो पाते। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो यहाँ पे लिया गया। अब देखिए अगले सवाल के ऊपर, अब ये कह रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजिशन्ड एट अ डिस्टेंस, कितने किलोमीटर अबव द सी लेवल पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो खड़ी की जाती है। तो पहली चीज हमें मालूम होना चाहिए, जो ऑर्बिट की हम बात करते हैं, ये नॉर्थ साउथ वाला जो ऑर्बिट होता है ना, इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, और ये इक्वेटर के आसपास जो घूमेगा इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ओके ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स दे आर प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट में रखे जाते हैं एट द हाइट ऑफ 35,786, 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो है आप इन पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को रखते हो, बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए। तो हम जो ये लेक्चर कर रहे हैं इसके अंदर हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ओके, 4G 2G सब उसका इस्तेमाल हो रहा है, 5G का भी हो रहा होगा, वो सब इसी के थ्रू हम फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। जो ट्रांसमिशन जो हो रहा है ना, ये आपके घर तक आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हो, सोच के देखो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से हो रहा है, जो कि 35,786 किलोमीटर के ऊपर जो आके उसे रखा गया है इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। यह बात समझनी है आपको। ओके, सो आगे बढ़ेंगे यहां पे। अब मेन चलते हैं हरियाणा की शुरुआत से। हरियाणा बना कब? तो हमें कुछ चीजें तो ऑलरेडी मालूम है कि हरियाणा जो है पहले एक पंजाब का ही हिस्सा होता था। ओके, सो 1 नवंबर 1966 से पहले, 1 नवंबर 1966 से पहले पंजाब कुछ इस तरीके का हुआ करता था। तो इसके अंदर हिमाचल का भी हिस्सा था, पंजाब जो आज दिखता है वो था, और हरियाणा भी इसके अंदर होता था। तो उससे पहले हरियाणा अलग से नहीं था। वी ऑलरेडी न्यू, कुछ चीजें मालूम है कि किस तरीके से पंजाबी सूबा मूवमेंट चला, कि एक डिमांड आई कि एक पंजाबी सूबा अलग से होना चाहिए, जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं उनकी अलग डिमांड थी यहाँ पे। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब हम हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं उनको अलग किया जाएगा, और यहां से हरियाणा जो है वो निकल के आता है। ओके, सो 1 नवंबर 1966 हरियाणा was established as a state. It was carved out of पंजाब, पंजाब से इसे निकाला गया, अलग किया गया अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो है ये हमने हरियाणा को बनाया। तो ये फैक्ट क्लियर हो गया कैसे पंजाबी सूबा मूवमेंट हुआ, उनकी डिमांड थी, और हरियाणा यहाँ पे अलग हो जाता है। शुरुआत में थोड़े बहुत कड़वाहटें भी रही दोनों स्टेट्स के लोगों के बीच में, क्योंकि इधर से डिमांड नहीं आई थी, हरियाणा की जनता ने नहीं कहा था कि हमें अलग करो, वो अलग चाहते थे
तो ठीक है, उसको फैसिलिटेट थोड़ा किया, बाद में चीजें सेटल हो गई। ओके, सेटल इन द सेंस हरियाणा बनने से हरियाणा को फायदा बहुत हुआ है। अगर डेवलपमेंट के आप जो है पैमाने देखेंगे तो आज हरियाणा काफी अच्छे से डेवलप कर रहा है। एनसीआर वाला जो इलाका है वो अच्छे से नौकरियां पैदा कर रहा है, और पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे जो है रिलेटिव टू नेशनल उससे भी काफी अच्छी चलती है। ओके, सो ये कुछ चीज है जो हमें फायदा हुआ। अब बात आती है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड पता होना चाहिए कि स्टेट का एरिया कितना है। सो हरियाणा का जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज 44,212, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर याद रखना बहुत आसान है। देखो 2 इंटू 2 4, इस तरीके से नंबर यहां पे लगाया गया है 44,212। ये नंबर थोड़ा याद भी रहेगा, आंखों के सामने से एक बार गया तो आप इसको भूलोगे नहीं। नाउ नेक्स्ट इज द डिटेल्ड थिंग। अब जाते हैं थोड़ा डिटेल में अंदर, ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हरियाणा का आपको पता लग रहा है 44,212। रूरल एरिया की अगर हम बात करें, रूरल एरिया इन हरियाणा इज 42,235.92, 42,000 44 नहीं 42,235। ओके, 42235.92, 42235.92 ये आपका रूरल एरिया है। अर्बन हरियाणा देखिए 197608 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये देखो, ये फैक्ट जो है मैं बोल रहा हूं डिफिकल्टी होगी क्योंकि ये फैक्चुअल है। अब इसके अंदर कोई मैं आपको टोटका नहीं बना के दे सकता, तो ये आपको याद रखना होगा एज इट इज। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे? तो भाई ये जो इस तरीके के फैक्ट है ना, ये आप एक शीट में नोट डाउन करके रखेंगे, और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, ओके, मैं पर्ची बनाने को नहीं कह रहा कि कहीं आप उसको साथ में ले जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं एक उस पर लिख के रखें, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले एक बार उसके ऊपर आप नजर दौड़ाएंगे, याद रखेंगे कि क्या था ये नंबर। तो रूरल का नंबर 42,235, ओके, 42235.92 स्क्वायर किलोमीटर, एंड अर्बन इज 1976.08, 1976.08 स्क्वायर किलोमीटर, ये अर्बन एरिया का नंबर है। अब बात चलती है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो सपोज करो मुझे अगर ये बनाना हो एचसीएस का पेपर, तो मैं सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहां क्रिएट कर सकता हूं? मैं डिफिकल्टी क्रिएट करूंगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, बच्चे याद नहीं रखे, कौन इतना आगे तक याद रखता है? इतनी डिटेल में तो कोई जाता ही नहीं, मैं तो बना दूंगा सवाल, घूम भी जाएंगे, सारे ऑप्शन आसपास जैसे होंगे। सो जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, लैटिट्यूड नीचे से ऊपर को देखेंगे, ठीक है जी, तो इट इज 27.39 नॉर्थ। तो यहां आप लिखते रहिए, चाहे आप इसको इधर देख सकते हैं, ये नीचे से ऊपर अगर हम देखें 27.39 नॉर्थ से लेके ये है 30.35 नॉर्थ तक। ये नंबर याद रखना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, इधर से इधर आएंगे, चलो ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड कह रहा है 74.28 ईस्ट टू 77.36 ईस्ट, 74.28 ईस्ट टू 77.36 ईस्ट। सो ये लॉन्गिट्यूड है इस तरीके से, ओके। ये लैटिट्यूड हो गया, तो ये हमें पता लग गया। हमें ये नंबर एज इट इज याद रखना है आपको। चलिए आगे। अब बात आती है हरियाणा जो है वो किन स्टेट्स के साथ, किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। अब इसमें मैं कंफ्यूजन वाला पॉइंट भी बताऊंगा। स्पेसिफिकली हरियाणा की जनता कुछ एक अंदाजा लगा लेते हैं। अब जिन्होंने पिन पॉइंटेड मैप नहीं देखा हुआ, जिन्होंने पिन पॉइंटेड पढ़ा नहीं हुआ, वो अंदाजा लगाएंगे भाई ठीक है, नीचे तो हो गया राजस्थान, भाई ये तो सबको पता होगा राजस्थान है। भाई मैं हिसार जिले से हूं, मुझे तो पता है राजस्थान लगता है, 40 किलोमीटर नीचे निकल जाओ राजस्थान बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। सिवानी करके एक एरिया है, सिवानी कस्बा, उससे आगे निकलते ही राजस्थान है वहां पे, तो हमें तो पता होगा ये। फिर ऊपर नॉर्थ में आ गया जी आपका पंजाब,
भाई अलग ही पंजाब से हुए थे तो पंजाब भी पता हो गया, ठीक है। अब इधर आइए, हिमाचल भी पता होगा क्योंकि शिमला बहुत सी जनता घूमने जाती है, हिमाचल भी पता हो गया, यूपी भी पता हो गया, ठीक है, यूपी का भी पता होगा, ओके, ये यूपी का बॉर्डर लगता है। सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, हरियाणा का बॉर्डर उत्तराखंड के पास भी लगता है। ये बहुत ही छोटा सा एरिया है जो आप देख रहे हो, ये ट्राई जंक्शन टाइप बन रहा है, एक तरफ हिमाचल आ रहा है, एक तरफ उत्तराखंड आ रहा है और इधर से हरियाणा है। तो ये ट्राई जंक्शन वाला एरिया है, ये उत्तराखंड के पास है और यहां पे भी हमारा बॉर्डर जो है वो लगता है। तो ये बात समझना है और ये याद रखना है आपको। तो कितने स्टेट्स के साथ हम बॉर्डर बना रहे हैं, देखिए, उत्तराखंड के साथ बना लिया, हिमाचल के साथ बना लिया, पंजाब के साथ बना लिया, राजस्थान के साथ बना लिया और यूपी के साथ बना लिया। तो ले दे के कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 स्टेट्स के साथ हमारे हरियाणा का बॉर्डर जो है वो लगता है। अब दूसरी बात आती है जब हम विधानसभा की बात करें। अब देखो, ये हरियाणा का जो लेजिस्लेचर है ये यूनिकैमरल है, मतलब यहां पे सिर्फ एक जो है आपका हाउस बना हुआ है, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल। यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है सिर्फ, यहां पे विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है विधानसभा के अंदर, 90 इज द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा, 90 सीटें हैं विधानसभा के अंदर। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में, 5 सीटें हैं राज्यसभा की। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, राज्यसभा की 5 सीटें, मतलब हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 मेंबर, ओके। वो 5 मेंबर कौन है जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में, बताइए जरा। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ओके। ये आप आगे जाइए अपने घर पे, आप इंटरनेट पे जाके इसे खोलिए और उसके अंदर बताइए कि भाई कौन है वो 5 जो हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा के अंदर। अब बात करते हैं लोकसभा की, और हरियाणा के अंदर 10 सीटें जो हैं वो लोकसभा की हैं। तो 10 होगी लोकसभा की, राज्यसभा की 5 होगी, और विधानसभा की बात करें तो 90 सीटें होगी हमारी। अब ये पता लग गया आपको, ये पूरी है कहानी। अब देखिए आगे, जो पहले मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आपने देखी थी एक जगह, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी। तो हमें पता होना चाहिए भी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ओके। गवर्नेंस के लिए है ये सारा का सारा एरिया। 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर एक है अंबाला डिवीजन, मैं ऊपर से लेके नीचे आऊंगा, अंबाला डिवीजन है। अंबाला डिवीजन के अंदर 3 जिले आ गए आपके, 3 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से नजर आ रहे होंगे, एक तो अंबाला खुद, एक पंचकुला यहां पे लगा हुआ है, और तीसरा जो है वो है आपका यमुनानगर। तो अंबाला डिवीजन के अंदर 3 जिले हमने ऐड कर दिए और यहां पे हम जो है गवर्नेंस का काम कर रहे हैं। फिर देखेंगे एक और डिवीजन उससे नीचे और साथ में लगती हुई, वो है आपकी करनाल डिवीजन। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा करनाल डिवीजन में कौन से जिले हैं। तो पहले सिर्फ जो है डिवीजन पूरी की पूरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। करनाल डिवीजन होगी, उससे थोड़ा नीचे आ जाओगे वो हो जाएगी आपकी रोहतक डिवीजन। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को तरीके से करने के लिए, किस तरीके से आप पोस्ट जो है वो डिवाइड करोगे, ओके। मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस के अंदर आईजी रेंज बनानी है, इंस्पेक्टर जनरल भी तो लगाना है ना आपने, उनको भी तो काम देना है भाई। इंस्पेक्टर जनरल लगाना है तो जैसे एक हिसार आईजी रेंज हो जाएगी, एक गुड़गांव की हो जाएगी, एक फरीदाबाद की हो जाएगी। इस तरीके से आपको डिवाइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये डिविजन हमने बना रखी है, और वो डिवीजन जो है वो 6 हैं। अब देखो, रोहतक होगी, करनाल होगी, अंबाला होगी, एक है ये हिसार डिवीजन, ठीक है जी, ये बन गया। इधर आप देखिए गुरुग्राम डिवीजन है, और इधर हो जाती है फरीदाबाद डिवीजन। अब 6 डिवीजन हमने इस तरीके से बना दी। अब मेजरली क्या सोच के बनाई जाती है, पॉपुलेशन साइज को ध्यान में रखते हुए ये डिवीजन का एक तरीके से आप रूप देखते हो, ओके। इन डिविजन्स को आप बनाते हो पॉपुलेशन देखते हो। जैसे हिसार जिला, हरियाणा का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हिसार, ठीक ठाक बड़ा हो गया। इसके साथ आपने फतेहाबाद जोड़ दिया, सिरसा जोड़ दिया, ठीक है। इधर से आप देखोगे थोड़ा शायद भिवानी वाला एरिया भी आ गया होगा, बाकी एरिया होगा। अब फरीदाबाद के साथ आपने पल्लवल, एक नू जो मेवात था उसका नाम बदल दिया, नू बना दिया, वो एरिया इसमें 3 एक साथ जुड़ गए।
गुड़गांव के साथ आपने झज्जर जोड़ दिया, ओके, इस तरीके से महेंद्रगढ़ नारनौल भी इधर आ जाता है। सो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये डिवीजन हमने बना रखी है 6। अब हरियाणा सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सवाल पूछ लिया था नंबर ऑफ डिवीजन का एक बार, ओके, तो वो क्वेश्चन आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग रिपीट भी करेंगे, आपके सामने लेके भी आएंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो पहले आपको पहली स्लाइड में पता लग गया होगा 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। 22 कौन से हैं? ऊपर से जरा देखें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये 4 मिलके हो गई अंबाला डिवीजन। ठीक है जी, ये भी याद रखते रहना आप, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हरियाणा सिविल सर्विसेज को जो है ज्वाइन करने का आपने सपना रखा हुआ है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस हिसाब से हमारा प्रशासन चलेगा। तो अंबाला डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई, मैंने आपको 3 बताई थी, एक और भी ऐड होगी, देखो, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, 4 हो गई। अब बात आती है करनाल डिवीजन की। करनाल डिवीजन में आ गया आपका करनाल, पानीपत और कैथल, तो ये साथ में लगती हुई आपकी करनाल डिवीजन हो जाती है। ठीक है, इधर आ जाइए, रोहतक डिवीजन को पकड़ते हैं। अब रोहतक के अंदर, अब देखो इसके अंदर आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, सोनीपत पानीपत अलग अलग डिवीजन में है। पानीपत गया आपकी करनाल डिवीजन में, सोनीपत आएगा रोहतक डिवीजन में, क्योंकि मुझे अगर कंफ्यूज करना है तो मैं इन दोनों को डालूंगा भी, रोहतक डिवीजन में कौन से जिले आएंगे। सो पानीपत गया करनाल में, सोनीपत आ गया रोहतक में, तो रोहतक डिवीजन में आ गया आपका सोनीपत, रोहतक तो खुद है ही, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। अब जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये मालूम ही होना चाहिए भाई, एटलीस्ट जिलों के नाम तो पता हो ना हमें। तो रोहतक डिवीजन के अंदर सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। ठीक, ये पता लग गए। नीचे की तरफ आओ, गुड़गांव डिवीजन। गुरुग्राम डिवीजन के अंदर आपकी हो गई, गुरुग्राम आ गया, रिवाड़ी आ गया, और इधर आ गया महेंद्रगढ़। ठीक है, इधर से बात करते हैं फरीदाबाद डिवीजन की। फरीदाबाद में एक तो खुद फरीदाबाद हो गया डिवीजन में, पल्लवल, नू, ये है आपका फरीदाबाद का डिवीजन। अब ये प्रैक्टिस भी आपको इस तरीके से ही करनी है। एक जो मैप लेके बैठना आप हरियाणा का मैप लेके बैठोगे, हरियाणा के मैप के अंदर आप इसको साथ के साथ मार्क करते जाओगे। ये लेक्चर देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, बेस्ट तरीका क्या है, इसको साथ के साथ अपने हाथ में मैप लेके रखो, उसके साथ मैप करते जाओ। तो फरीदाबाद, पल्लवल, नू, ये सब आ गया आपके फरीदाबाद डिवीजन में। अब महेंद्रगढ़, रिवाड़ी और गुड़गांव, ये गुड़गांव डिवीजन। अब बात करते हैं हिसार की, जो कि मेरा जिला है। ओके, सो हिसार के साथ जुड़ेगा हिसार खुद, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। हिसार डिवीजन में फतेहाबाद, सिरसा, जींद, हिसार, ये 6 डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हरियाणा के अंदर हैं। हरियाणा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से ढंग से जो है आगे लेके जाने के लिए। ये पता लग गया जी, सारे डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो गए, डिवीजन भी कवर होगी। ठीक, अब बात करते हैं डेमोग्राफिया की। तो जैसे मैंने आपको बताया था भाई, फैक्चुअल चीज तो याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। हम कोशिश करेंगे, आपको टोटके बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे याद रखने की, लेकिन कुछ फिर भी आपको अपने पास दिमाग में डालना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, एक शीट के ऊपर जो फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करोगे, ताकि पेपर में जस्ट हॉल में घुसने से पहले एक बार आंखों के सामने से वो चली जाएं। क्योंकि वहां पे जब आप भाई, कॉपी आपको 5-1 मिनट पहले मिल जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखने का अगर मौका मिलता है, अगर वो अलाउ करते हैं, तो आप उसको एक बार देखिए, उसमें से अगर कोई सवाल हो तो एकदम वो स्ट्राइक कर जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो है हरियाणा की, अब देखो 2011 का सेंसस है, अगला सेंसस एचसीएस के पेपर से पहले तो हो नहीं सकता जी। आज पेपर अगर अनाउंस हो जाता है, पेपर मान लो 23 में आ गया, सरकार ने 1.5 महीने के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया, तो 23 में तो कंप्लीट करवा देंगे। सेंसस की जो एक्टिविटी है उसको लगता है लगभग 1 साल पूरा होने में, उसके बाद वो रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो नए डेटा में तो अभी टाइम है। तो जो लोग एचसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जो लोग एचसीएस 24 को, 24 वालों के टाइम पे भी नहीं मिलेगा वैसे डाटा,
25 को जो टारगेट कर रहे हैं वो लोग तो जाएंगे नए सेंसस वाले डेटा के ऊपर, लेकिन जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो अगले साल मतलब इसी साल जो है जुड़ेंगे, इसी साल HCS का पेपर देंगे, उनके लिए 2011 का सेंसस ही आपको फॉलो करना है। तो ये चीज समझनी है। अब टोटल अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, वो है 2,53,00,000। ओके, 2.53 करोड़, 25352,462, 25352,462, 2,53,52,462, 2,53,52,462 नंबर पता लग गया। अच्छा, मैं फिर आपको एक इसमें कैच बता रहा हूं, मैंने बोला ना ट्रिक बताऊंगा। देखो, नंबर ऑफ फीमेल 1.18 करोड़, 1,18,56,728, 1,18,56,728। मेल की बात करते हैं 1,34,94,734, 1,34,94,734। अब इसमें कैच क्या है? ये नंबर देखो, ये सब के सब लास्ट में इवन नंबर हैं, ये याद रखना। क्योंकि क्या होता है, मान लो पेपर बनाया उन्होंने और पेपर के अंदर ऑप्शन इस तरीके से बनाए कि 3 ऑप्शन ओड से एंड हो रहे हैं, ओड डिजिट से एंड हो रहे हैं, मतलब 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इवन से एंड हो रहा है। 3 ऑप्शन ओड से एंड हो रहे हैं और एक है जो इवन से एंड हो रहा है। तो अब आपको एक चीज का पता लग गया कि पॉपुलेशन डेटा के अंदर जो फाइनल आपके पास डिजिट हैं वो सारे के सारे इवन हैं। पता लग गया आपको? ये फैक्ट याद रख लेना आप। अब अगले फैक्ट पे चलते हैं, वो है अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन इज 88,42,103, 88,42,103, 88,42,103। ठीक है जी। रूरल की देख लो, 1,65,09,359, 1,65,09,359। ये है रूरल पॉपुलेशन। अब जैसे मैंने बताया, मेल फीमेल और टोटल था इवन। रूरल अर्बन दोनों के लिए लास्ट में जो एंड हो रहा है डिजिट, वो है आपका ओड नंबर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि मान लो उन्होंने ऑप्शन इस तरीके के बना दिए कि भाई ओड का तो एक ही ऑप्शन दे रखा है और 3 के 3 ऑप्शन आपके इवन वाले हैं। तो अब आपको पता लग गया भी अर्बन रूरल का पूरा मामला क्या है, ओड का। टोटल पॉपुलेशन मेल फीमेल का मामला है इवन का। परसेंटेज टर्म के अंदर जब हम इसे देखेंगे, अर्बन परसेंटेज कितनी है, 34.88, रूरल परसेंटेज 65.12, 65.12। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर बिल्कुल पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए, पिन पॉइंटेड आपको मालूम होगा, पिन पॉइंटेड ही वहां पे काम आएगा। ओके, दैट्स द पॉइंट हियर। तो ये फैक्ट है जो हमें समझना है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग हरियाणा में रह रहे हैं। तो एरिया के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से देखें तो 573, 573 इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है जी। सेक्स रेशो बहुत खराब है यहां पे, 789, 879, सॉरी नॉट 789, 879, 879 मींस 1000 मर्दों पे 879 फीमेल हैं। 1000 मेल इज टू, अगर हम देखें फीमेल इज टू मेल रेशियो, दैट इज 879, 1000 मेल पे 879 फीमेल है। अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो जैसे मैंने बताया ये सब फैक्ट है, हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। ग्रोथ रेट देखिए, डेकेडल 10 साल का ग्रोथ रेट हरियाणा का कितना रहा था, 17.64%, 17.64%। ये हरियाणा का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है। लिटरेसी, टोटल लिटरेसी रेट 75.55, ये याद रहेगा, 5 5 है बस, ये याद रखना था, 5 के पुजारी। ओके,
भी 5 आ गया लिटरेसी रेट के अंदर, 75.55 ये आपका लिटरेसी रेट है। मेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट इज 84.06%। 84.06% जो मेल हैं वो यहां पे साक्षर हैं, वो लिटरेट हैं। फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, फीमेल लिटरेसी रेट इज 65.94, 65.94% महिलाएं जो हैं वो हरियाणा के अंदर साक्षर हैं, वो पढ़ना लिखना जानती हैं। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हरियाणा में 20.17%, 20.17% ये एससी पॉपुलेशन आ जाती है। ये एग्जैक्ट आपको याद रखने हैं, इवन डेसिमल से आगे वाले जो आंकड़े हैं, नंबर हैं, वो भी याद होने चाहिए। मैं बता रहा हूं इस पेपर की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, हम कुछ कर नहीं सकते इसका। जितने टोटके बनने थे मैंने बता दिया आपको, वो आप इसको एज इट इज याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कुछ और एडिशनल फैक्ट्स रिगार्डिंग हरियाणा। जैसे फर्स्ट इन हरियाणा, तो हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर से भगवत दयाल शर्मा, जिनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। ये सीएम बने हरियाणा के जब हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हुआ था। पहले इलेक्शन देखिए 66 में अलग हो गया, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 66 में अलग हुआ। अब आते थी पहले दिन से तो इलेक्शन करवा नहीं सकते। पहला इलेक्शन हरियाणा में हुआ 1967 में, 1967 में पहला इलेक्शन हुआ। इसका मतलब जो अलग विधानसभा बनी इससे पहले वो पहली विधानसभा थी, ठीक है जी। ये दूसरी विधानसभा के लिए इलेक्शन हुआ। पहले तो पंजाब से अलग हुए होंगे ना, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके एमएलए हैं, वो पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे अलग हुए। तो पहली विधानसभा तो वो हो गई इमीडिएटली, दूसरी के लिए ये हो गया इलेक्शन आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो पहले सीएम जो हमारे बने वो थे भगवत दयाल शर्मा, वो पहले सीएम बने, और ये सीएम भी तब तक रहे हैं जब तक पहली विधानसभा का सत्र चल रहा था, मतलब उसका सेशन था जब। तो देखिए, ही रिमेन्ड सीएम फ्रॉम 1 नवंबर 1966 टू 23 मार्च 1967। तो फरवरी मार्च में इलेक्शन हो गए होंगे, तब तक जो है ये हरियाणा के सीएम रहे थे। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह जो है वो हरियाणा के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने हैं। और भगवत दयाल शर्मा जी को किसने सक्सीड किया? राव बीरेंद्र सिंह जी ने, ठीक है जी। ये फैक्ट पता लग गया। 67 में इलेक्शन हुआ होगा, सरकार बदली। अब पहले स्पीकर, अब देखो ये जो हमारी विधानसभा चली इसके अंदर भी तो सब लोग डिस्कशन तो करते ही होंगे भाई, सरकार तो कानून तो चलाना है ना देश में, मतलब हरियाणा में। तो उस केस के अंदर जो स्पीकर बने पहली विधानसभा के वो थे हमारे बीरेंद्र सिंह जी। बीरेंद्र सिंह पहले हमारे बने स्पीकर। अब यहां पे फर्स्ट वुमेन स्पीकर वो बनी है शन्नो देवी। और ये जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर हैं ये सिर्फ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ही नहीं, ये देश की पहली वुमेन स्पीकर थी। देश की पहली वुमेन स्पीकर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ये सिर्फ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली स्पीकर नहीं थी, ये किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पहली स्पीकर थी। और जैसे बताया किस सत्र के लिए रही? फ्रॉम 6 दिसंबर 1966 टू 17 मार्च 1967 तक ये जो है स्पीकर रही वहां पे, शन्नो देवी जी। तो ये नाम याद हो गया आपको, ओके। ये पहली भारतीय और साथ साथ हरियाणा की भी पहली वुमेन स्पीकर। अब बात करते हैं हरियाणा से कौन थे जिनको पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर जो नाम है जो हरियाणा से पहले हुए वो थे विष्णु प्रभाकर, ओके। तो ये विष्णु प्रभाकर जी हैं, इन्होंने कुछ एक नोवेल लिखे हैं। ये नोवेल है काफी फेमस, ये नोवेल है। और हमें ये भी नाम याद रखना है कि ये जो 7 नोवेल हम यहां मेंशन कर रहे हैं वो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखे थे और इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब मिला था? 1993 में मिला था, वो बात छोड़ो। तो अगर हम बात करें तो पहला नोवेल जो इन्होंने लिखा, ओके, लिटरेचर लिखा, ढलती रात, ढलती रात। अगला लिखा निशिकांत,
निशिकांत, ढलती रात, तट के बंधन, तट के बंधन, ओके, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्ति, क्या बात है, दर्पण का व्यक्ति, परछाई, परछाई, दर्पण का व्यक्ति, तट के बंधन, निशिकांत, ढलती रात, कोई तो, और जो था अगला अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, कोई तो, तट के बंधन, ढलती रात, निशिकांत, ये जो नोवेल थे ये लिखे थे विष्णु प्रभाकर जी ने, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और ये पहले थे हरियाणा से जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। सो ये कुछ एक फैक्ट हमें पता लग गए। अब पहली हरियाणवी फिल्म वो थी हरफूल सिंह जाट जुलानिया। ये स्टोरी है, जुलान करके एक गांव है, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जुलानी गांव है, ठीक है। तो ये स्टोरी है, आप इसको देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। तो हरफूल सिंह जाट जुलानिया, जो कि जुलानी गांव जींद में पड़ता है, उसके ये कहानी है, और वो पहली हरियाणा की फिल्म थी। वो फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला, वो फिल्म थी पगड़ी द ओनर। पगड़ी द ओनर को नेशनल अवार्ड मिला, और ये भी हरियाणवी फिल्म थी। तो ये फैक्ट हैं जो हमें पता लग गए, ओके। अब ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब बात करते हैं हरियाणा के कुछ एक जिलों की, और उनका नाम कैसे रखा गया। किस बेस पे नाम रखे गए हैं, काफी मीनिंगफुल नाम है, ऐसे रैंडम नाम नहीं रखे, कुछ एक मतलब है, उनके पीछे एक रीजन है। तो फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद का जो नाम है वो फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पे रखा गया। तो फिरोज शाह तुगलक का बेटे थे फतेह खान, और उसके नाम पे क्या रखा गया, फतेहाबाद। अब फिरोज शाह तुगलक क्यों खास है? फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया जिसका नाम था हिसारे फिरोजा, ओके। ये हिसारे फिरोजा शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। हिसार का मतलब होता है किला, ओके, इसका मतलब होता है फोर्ट। तो हिसारे फिरोजा, हिसार जिला बहुत बड़ा था उस टाइम पे। उस टाइम पे हिसार डिस्ट्रिक्ट की भी अभी आज भी अगर देखोगे तो अगला जो लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है वो फतेहाबाद है। और बाप ने बसाया हिसारे फिरोजा, और बेटे को साथ वाला छोटा डिस्ट्रिक्ट दे दिया जो कि है फतेहाबाद। फतेह खान जो मतलब फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे, उनको उनके नाम पे रखा फतेहाबाद। तो ये पता लग गया हमें। अब अगला है भिवानी। नाउ भिवानी इज नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ राजपूत थे उस टाइम के नीम सिंह जी। उनकी वाइफ थी भाणी बियाणी, उस टाइम पे नाम इस तरीके से बोलते थे, बियाणी बाणी। वो मोल्ड होते होते आज की डेट का बन गया भिवानी, ओके। सो भिवानी नाम किस पे रखा गया है? वाइफ ऑफ राजपूत नीम सिंह, और आज हम इसे भिवानी बोलते हैं, वो भाणी बियाणी करके ट्विस्ट होता रहा, ओके। सो ये फैक्ट पता लग गए। अब अगला जो नाम है वो है आपका रिवाड़ी। नाउ रिवाड़ी इज नेम्ड आफ्टर द डॉटर ऑफ किंग रेवत। अपनी बेटी के नाम पे, राजा था रेवत, उन्होंने अपनी बेटी थी, उनकी बेटी थी रेवा, उनके नाम पे रखा रिवाड़ी। तो पहले ये रिवाड़ी नहीं था, इसका नाम था रेवतवाड़ी या रेवावाड़ी। इसका नाम पहले होता था रेवावाड़ी, ओके। अब इसके पीछे की भी स्टोरी है। तो कृष्ण जी के जो भाई थे बलराम, रेवा जो थी उनकी शादी हुई बलराम जी के साथ। राजा ने अपनी बेटी के नाम पे रेवावाड़ी शहर रखा हुआ था। रेवा की शादी होती है बलराम के साथ, और ये जो रेवावाड़ी था इट वाज गिवन एज अ डोरी। दहेज जो है ये दिया गया था ये रिवाड़ी को, कि रेवा के साथ बलराम जी की शादी हो गई तो अब ये दहेज भी वो लेके जाएं। फिर ये ट्विस्ट होते होते बन गया रिवाड़ी। तो ये स्टोरी है रिवाड़ी के नाम बनने की। अब अगला जो हमारा जिला है वो है चरखी दादरी। नाउ उस एरिया के अंदर एक लेक है दादर, उस लेक के नाम पे चरखी दादरी नाम रख दिया। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ इज नेम्ड आफ्टर द किंग ऑफ पटियाला नेम्ड राजा महेंद्र सिंह। पटियाला के राजा महेंद्र सिंह थे, उनके नाम पे रखा गया महेंद्रगढ़, ठीक है जी। जींद,
जींद इज नेम्ड आफ्टर द टेम्पल ऑफ जयंती देवी। अब ये जयंती देवी क्या है? ये है गॉडेस ऑफ विक्ट्री, गॉडेस ऑफ विक्ट्री। सो उनके नाम पे, उनका टेम्पल है ये, उनके नाम पे रखा गया जींद, जयंती, जयंती देवी के नाम पे। अब जरा एक चीज देखेंगे तो जयंती देवी की भी एक स्टोरी है। बेसिकली ये जो टेम्पल है, ये पांडवों ने कुरुक्षेत्र के अंदर अपना युद्ध शुरू करने से पहले जो जीत की देवी है, जो गॉडेस ऑफ विक्ट्री है, उनकी पूजा की थी और इस मंदिर की स्थापना की थी वहां पे। उनके नाम पे जींद जिले का नाम पड़ गया। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ओके, कि कहीं ना कहीं ये जो है जयंती देवी का जो मंदिर है वो पांडवों ने बनाया और उसके नाम पे जींद का नाम जो है वो पड़ गया। तो ये स्टोरी पता लग गई हमें, ठीक। अब अगला है करनाल। करनाल का नाम आता है महाभारत के अंदर एक योद्धा के नाम पे, वो था कर्ण, जो कि अर्जुन का एक बहुत ही स्टॉन्च कॉम्पिटिटर, बहुत अच्छा धनुर्धर था अभी, उसके नाम पे रखा गया कर्ण। कर्ण के नाम पे बना करनाल, और करनाल के अंदर एक लेक है जो है कर्णताल। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। अंबाला, अंबाला इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस भवानी अंबा। पल्लवल, नेम्ड आफ्टर डीमन पल्लवासुर। पल्लवासुर की भी एक कहानी है, ये भी हमारे माइथोलॉजी से रिलेटेड है। सो पल्लवासुर, ही वॉज अ डीमन, राक्षस था, और जो इस एरिया के अंदर राज करता था ये पल्लवासुर, ओके। पल्लवासुर वॉज किल्ड बाय बलराम, सो ही वॉज किल्ड बाय बलराम, ओके। एंड एज ही वॉज किल्ड, पीपल वर हैप्पी विद, क्योंकि ये लोगों को परेशान करता था पल्लवासुर। अब लोग खुश हो गए और वो इस पर्टिकुलर इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का मेला जो है वो पल्लवल के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। और इतना ही नहीं, बलराम जी ने हराया था ना, टू ऑनर हिम देयर इज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड बलराम। अब तक हमने भगवान कृष्ण के जो है मंदिर सुने थे, तो लॉर्ड बलराम का भी जो एक टेम्पल है वो पल्लवल के अंदर लोकेटेड है। ये पता लग गया जी आपको। इन दिस वे दिस पर्टिकुलर सिटी वॉज नेम्ड। पानीपत, इसकी अलग अलग कहानियां हैं। कोई एक कहानी कहती है कि पानीपत वो गांव था जो 5 गांव पांडवों ने डेवलप किए थे। पांडव और कौरवों की लड़ाई थी, कौरवों ने मतलब बोल दिया था कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, आपको यहाँ का राज्य नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है 5 गांव दे दो, हम काम चला लेंगे। तो उनमें से बोला जाता है कि एक ये एरिया था जो पांडवों को ऑफर किया गया था, ओके। बट देयर इज अनदर स्टोरी जो कहती है कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज नेम्ड आफ्टर द ऋषि पाणिनि। पाणिनि किस लिए फेमस है? ऋषि पाणिनि ने बनाई थी अष्टाध्याय। ये अष्टाध्याय जो है, इट इज अ ट्रिटाइज ऑन ग्रामर, ओके। ये संस्कृत ग्रामर के ऊपर एक लेख है जो ऋषि पाणिनि ने बनाया था। तो ये काम की चीज है जो हमें याद होनी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है चीजें। रोहतक, रोहतक इज नेम्ड आफ्टर द सन ऑफ क्वीन तारावती। क्वीन तारावती थी, उनके बेटे थे रोहितास, रोहतास बोलते हैं। तो रोहतास के नाम पे जो है रोहतक शहर का नाम पड़ जाता है। ये थी हमारे शहरों की कहानी। अब बात करते हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट और उनके निकनेम्स की। तो पहला अगर हम देखें वो है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दैट इज सिटी ऑफ पार्क्स, बहुत सारे पार्क्स हैं वहां पे। अब तो देखो अर्बन लैंडस्केप अलग हो चुका है, अब तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट के वहां पे सेक्टर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो पुराना शहर देखोगे आप कुरुक्षेत्र का, वहां पे आपको काफी अच्छे जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। वहां पे आपको सरोवर मिलेंगे, ओके। वहां ब्रह्म सरोवर है, वहां पे आपको पार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये पुराना हमारा एक तरीके से आर्किटेक्चर है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पार्क एंड द धर्म क्षेत्र, बिकॉज जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध एक जो है वो धर्म की लड़ाई थी।
और वो लड़ाई कुरुक्षेत्र की जमीन पे लड़ी गई थी, तो हम इसको धर्म क्षेत्र भी बोल रहे हैं। अगला है आपका रिवाड़ी। रिवाड़ी इज नोन एज ब्रोंज सिटी। अब देखो, अगर हम ब्रोंज की बात करते हैं, ब्रोंज इज एन एलोए। ये किसका एलोए है? दो धातु मिला के बन रहा है। एक तो हो गया आपका कॉपर, ठीक है जी, कॉपर के साथ जुड़ गया यहां पे टिन, कॉपर के साथ जुड़ गया टिन, ये बन गया आपका ब्रोंज। और एक और दूसरा एलोय होता है कॉपर का, जिसका नाम आपने सुना होगा, ब्रास, जिसको हम पीतल बोलते हैं। तो ये पीतल और जो ब्रास है वो होता है आपका टिन प्लस कॉपर। कॉपर और टिन को जोड़ के बनता है नहीं, कॉपर और टिन ही हो गया, कॉपर प्लस जिंक। ओके, कॉपर और जिंक को जोड़ोगे तो बनेगा आपका ब्रास। और इधर से अगर हम ब्रोंज की बात करें, वो हो गया आपका कॉपर और टिन। क्लियर? अब बहुत से इक्विपमेंट बनते हैं यहां पे जिंक, यहां पे ब्रोंज के और ब्रास के। रिवाड़ी के अंदर पीतल और ब्रोंज के बहुत इक्विपमेंट बनते हैं, इसीलिए ये एरिया ब्रोंज सिटी के नाम से जाना जाता है। ये इसकी स्टोरी है। क्लियर? तो रिवाड़ी को पीतल नगरी भी बोलेंगे। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। उल्टा हो गया देखो, ठीक है, ब्रास जो है वो कॉपर जिंक का है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ब्रोंज हाँ मैंने सही बोला, ब्रास कॉपर जिंक का है, ठीक बताया मैंने आपको, कोई गलती नहीं हुई मुझसे। ठीक है, चलिए, तो ये रिवाड़ी था। अब रिवाड़ी फेमस किस लिए हुआ? राजा अकबर, बादशाह अकबर की यहां पे तोपें बनती थी, ब्रास की तोप होती थी। मुगल सल्तनत किस बेस पे हिंदुस्तान में अपना राज काबिल कर पाए? बाबर क्या लेके आया था? बाबर लेके आया था गन पाउडर। गन पाउडर चलेगा कैसे? तोप में डाल के। तो तोपों का प्रयोग मुगल राजाओं ने बहुत किया, और उसके अंदर जो ब्रास की एक तोप थी, पीतल की तोप राजा अकबर इस्तेमाल करते थे, और वो तोप कहां पे बनती थी? रिवाड़ी के अंदर। ये पता लग गया आपको? ठीक है जी। शीट्स वगैरह भी और तो बनती हैं बहुत सारी। अब रिवाड़ी के बाद अगला आता है जींद। जींद को बोल देते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, तो बिल्कुल बीच में लगता सा एक जिला है ये। ओके, नेक्स्ट इज करनाल, विच इज नोन एज पेरिस ऑफ हरियाणा। अब करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा क्यों बोलते हैं? पेरिस में बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं। जो फ्रांस का पेरिस है उसमें बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट हैं, उसी प्रकार करनाल में भी बहुत सुंदर जो है मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसको देखते हुए इसको नाम रखा गया है पेरिस ऑफ हरियाणा। अगला अगर हम बात करें गुरुग्राम, जिसको हम साइबर सिटी कह देते हैं, बहुत सी आईटी कंपनियां आज गुड़गांव में हैं। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, इसके अंदर मेरे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। यमुनानगर पेपर सिटी। पेपर सिटी क्यों बोलेंगे यहां पे? क्योंकि यहां पे पेपर इंडस्ट्री है, यहां पे प्लाईवुड का बहुत काम होता है, पेपर शीट, प्लाईवुड, वो इंडस्ट्री आपके यमुनानगर में है, इसलिए इसे पेपर सिटी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप यमुनानगर के साथ में लगता हुआ यूपी का जिला देखेंगे, वो है रुड़की। रुड़की भी लगता है उधर। रुड़की में भी बहुत सारा काम पेपर और प्लाईवुड का होता है। तो ये पता लग गया आपको। पानीपत इज नोन फॉर टेक्सटाइल। पानीपत हैंडलूम के तो बहुत ही लोग जानते हैं, यहाँ पे नॉर्थ के तो सारी जनता जानती होगी। पानीपत टेक्सटाइल के लिए फेमस है, स्पेसिफिकली कारपेट, बहुत अच्छे कालीन मिलते हैं वहाँ पे, कारपेट बहुत अच्छा मिलता है, हैंडलूम बहुत अच्छा मिलता है। तो ये टेक्सटाइल सिटी का नाम पानीपत के साथ जुड़ गया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं पंचकुला। पंचकुला का नाम रखा गया है नैनो सिटी। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे भी पंचकुला तो छोटा सा है इसलिए नाम नैनो रख दिया। ऐसा नहीं है। बेसिकली एक प्रोजेक्ट आया था जिसके तहत नैनो सिटी यहां पे डेवलप करना था, जिसके तहत पंचकुला में एक नैनो सिटी डेवलप करना था। किसके तर्ज पे डेवलप करना था? सिलिकॉन वैली बनाना चाहते थे। ओके, जैसे यूएस के अंदर सिलिकॉन वैली है, वैसा ही एक इंडस्ट्रियल सेंटर आईटी सर्विस का हम डेवलप करना चाहते थे, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जहां पे बहुत सी सर्विस सेक्टर के यूनिट लगते, वहां नाम वो सपना देखते हुए पंचकुला को नैनो सिटी डेवलप करना था। ये हरियाणा
जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है ये उनका गोल था। हुआ कि नहीं हुआ वो डिबेटेबल है। हरियाणा पंचकुला के अंदर भी आईटी पार्क है, अभी भी वहां पे बहुत काम हो रहा है, तो इसको हम अंडरमाइन नहीं करेंगे। फतेहाबाद इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। किस तर्ज पे पिंक सिटी है? सो एक कमिश्नर थे वहां के, डेप्यूटी कमिश्नर, ओके, मिस्टर JS अलावत, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो फतेहाबाद को साफ सुथरा शहर बनाएंगे, एकदम क्लीन, और कैंपेन चलाई। एंड लेटर ऑन विद हिज इनिशिएटिव द फतेहाबाद हैज टर्न्ड इनटू द पिंक टाउन ऑफ हरियाणा। जो वहां की सरकारी बिल्डिंग है वो इस कलर के अंदर रखी गई हैं, इसीलिए उसको पिंक टाउन जो है हम बता रहे हैं। तो ये मेजर कुछ नाम रहे हैं, कुछ रह तो नहीं गया, देखते हैं। हाँ, हिसार का नाम मैग्नेटिक सिटी, भाई मैं अपने जिले को कैसे भूल गया। तो हिसार को मैग्नेटिक सिटी क्यों बोलते हैं? देखिए मैग्नेट क्या करती है? मैग्नेट करती है अट्रैक्ट। तो किसको अट्रैक्ट कराना चाहते हो? हरियाणा, हिसार से 165 किलोमीटर इधर, यह है आपकी दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, काफी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, लेकिन दिल्ली का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, दिल्ली अब और डेवलप नहीं हो सकती, एक लिमिट है। आसपास उधर राइट में देखोगे तो दिल्ली के इधर यूपी लगा होगा, ठीक है ना, ईस्ट में यूपी है, वेस्ट में पूरा हरियाणा हो गया, मतलब हरियाणा ही डेवलप होगा ना। तो दिल्ली से 165 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर बसाया जाए जो कि दिल्ली के बोझ को थोड़ा हल्का कर सके, यहां पे इंडस्ट्री लग सके। हिसार के अंदर कार्गो एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है, ऑलरेडी बात चल रही है। तो कार्गो एयरपोर्ट क्यों बना रहा है वहां पे? कि दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उनका बोझ थोड़ा हल्का करें। दिस इज हाउ इट इज नोन एज मैग्नेटिक सिटी, दैट इट विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। अब ये आइडिया कहां से आया इनको? देखो मुंबई बना, मुंबई से 180 किलोमीटर दूर है पुणे। आज की डेट में पुणे इज एमर्जिंग एज अ मेजर इकोनॉमिक सेंटर। मुंबई के जस्ट बाजू में एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर बन रहा है, वो है आपका पुणे। सो इन लाइन विद दैट देयर आइडिया इज दिस, लेट्स डेवलप हिसार एज अ मैग्नेटिक सेंटर विच विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। दिल्ली का बोझ हल्का होगा, यहां पे नौकरियां पैदा होंगी, हिसार के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से लोग हिसार में आके काम करेंगे। कि पूरा का पूरा हरियाणा उठ के अब जा रहा है एनसीआर में, एनसीआर की भी लिमिट है ना, कितना वो बोझ उठाएगा। तो ये बात समझना है, तो इसलिए हिसार को मैग्नेटिक सिटी के तौर पे डेवलप करना था। नेक्स्ट इज अंबाला। अंबाला इज नोन एज साइंस सिटी बिकॉज साइंटिफिक इक्विपमेंट, रिसर्च इक्विपमेंट जो है वो अंबाला में मिलते हैं, इसलिए इसे साइंस सिटी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? पता लग गया जी हमें। पल्लवल कॉटन सिटी, कॉटन इंडस्ट्री का वहां पे बहुत काम है। भिवानी काशी ऑफ हरियाणा, भिवानी को काशी ऑफ हरियाणा क्यों कहते हैं? क्योंकि भिवानी के अंदर हैं बहुत सारे मंदिर, जैसे काशी वाराणसी वहां पे भी मंदिर हैं, उसी प्रकार भिवानी में भी बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए इसको काशी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। तो ये हो गई यहां पे अलग अलग शहरों की कहानी। अब हम आगे चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एरिया है जहां पे HCS सवाल कर सकता है। गिनी चुनी ले देके 7-8 प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे। पहली है भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकेटेड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट, इतना ही बहुत है। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र। भींडवास कहां पड़ गई? झज्जर में। छिलछिला कहां पड़ गई? कुरुक्षेत्र के अंदर। ओके, सो ये पता लग गया आपको। अब ये जो छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्योंठी रिजर्व फॉरेस्ट। स्योंठी रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो है आपकी छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहां पे पड़ रही है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक, भींडवास झज्जर। अगला है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन
रेवाड़ी, ये भी प्रोटेक्टेड साइट है जो कि आपकी रेवाड़ी में है। बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर भी है। ओके, वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट इज नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा मैंने बताया रेवाड़ी के अंदर है। दिस नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वन ऑफ द साइट फॉर ब्लैक बक, काले हिरन को बचाने के लिए ये साइट नाहर जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी में बनाई गई है। क्लियर? अगला है अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा। अबूब शहर कहां पड़ गया? सिरसा के अंदर। नेक्स्ट इज खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर, झज्जर के अंदर दो आ गई, एक आ गई भींडवास, दूसरी आ गई खप्परवास। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? वास कहां पे लग रहा है? वो लग रहा है झज्जर के अंदर, ठीक है ना। भींडवास खप्परवास कहां पड़ गया आपका? झज्जर के अंदर। तो अगर आपको याद रखना हो, चमिंडावास करके एक श्रीलंका का बॉलर होता था, तो आप ऐसे सोचो श्रीलंका का बॉलर चमिंडावास वो झज्जर के अंदर बैठा हुआ है या झज्जर के अंदर घूम रहा है, अपनी तरफ से कहानी बना लो। तो झज्जर का वास के साथ है कनेक्शन, और भींडवास खप्परवास दोनों पड़ गए झज्जर के अंदर। ठीक है जी, याद हो गया आपको। अब अगला है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है यमुना नगर के अंदर। अब कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थोड़ी स्टोरी देखिए। ये जो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये कंटिन्यूअसली 3-4 प्रोटेक्टेड साइट्स अलग अलग स्टेट्स की जुड़ रही हैं। देखो, तो कालेसर नेशनल पार्क भी इसके साथ जुड़ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। कालेसर नेशनल पार्क है, वो भी यमुना नगर में पड़ रहा है। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गई। फिर हिमाचल प्रदेश की एक प्रोटेक्टेड साइट है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क ये है आपके हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल कालेसर के साथ चिपक रहा है। दूसरा उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड का कौन सा हो गया? राजाजी नेशनल पार्क। ये भी आपके कालेसर के साथ जुड़ रहा है। तो ये कनेक्शन पता लग गया। ये कंटिन्यूअसली पूरा एरिया है जो कि अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। हिमाचल के अंदर पड़ गया, ठीक है, सिंबलबाड़ा। दूसरा आपका राजाजी पड़ गया उत्तराखंड में, और अपने हरियाणा के अंदर पड़ गया आपका कालेसर। तो ये पता लग गया आपको, ये फैक्ट याद रखना है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है अलग डिस्ट्रिक्ट, और आप इसके अंदर एक बार मैप के अंदर हम दोबारा मार्क करेंगे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी। तो ये होमवर्क और साथ साथ रिवाइज करने के तरीके हैं। तो झज्जर के अंदर कौन सी थी? कमेंट करते जाओ। ओके, भींडवास और खप्परवास, ठीक है जी। ये आ गई इधर, यमुना नगर में पड़ गई आपकी कालेसर, ठीक, कालेसर पड़ गई यमुना नगर के अंदर। और पंचकुला के अंदर कौन सी थी? बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ हो गई आपकी पंचकुला के अंदर, ठीक है। अब और कौन सी थी? रेवाड़ी वाली का क्या नाम था? नहर, ठीक है ना। तो नाहर पड़ गई आपकी रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी वाली होगी। अच्छा, सिरसा वाली का क्या नाम था? सिरसा वाली का नाम था अबूब शहर, ठीक। ये याद रखना, अभी अभी सब एकदम से याद हो जाएगा फिर हमें। सिरसा वाली होगी। और कोई रहेगी क्या? कुरुक्षेत्र वाली का क्या नाम था? कुरुक्षेत्र वाली कौन सी थी? छिलछिला, छिलछिला कुरुक्षेत्र, ठीक है, बाकी तो हमने कर ही लिया। ओके, कुरुक्षेत्र वाली कौन सी थी आपकी? छिलछिला, ठीक है, स्योंठी फॉरेस्ट रिजर्व वाला। ओके, तो छिलछिला ये है कुरुक्षेत्र। अब इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, कुरुक्षेत्र में हुई थी महाभारत की लड़ाई। कौरव और पांडव एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक दूसरे को छील लिया उन्होंने। जब एक दूसरे को छील लिया तो वहां बन गई आपकी छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी देखो सब अपने अपने टोटके बनाएंगे, मेरा याद रखने का तरीका ये है, ठीक है ना। और ये आपको भी याद रहेगी स्टोरी भी। कौरव पांडव लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र में, ये सबको पता है। लड़ते लड़ते एक दूसरे को छील ही तो रहे थे, मार ही तो रहे थे, तो छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई उधर। मतलब रीजन ये नहीं है, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं बस। तो ये इस तरीके से है। अब लास्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि है स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल की बात करें तो पीपल ट्री
which is also known as Bodhi tree. It is the state tree of हरियाणा. काफी sacred tree है, पूजा होती है. फिर फ्लावर की बात करते हैं. स्टेट फ्लावर इज लोटस. लोटस कमल का फूल हमारा जो है वो स्टेट फ्लावर है. ठीक है जी, ये पता लग गया. स्टेट एनिमल ब्लैक बक. काला हिरन हमारा स्टेट एनिमल है. अब मैं यहां पे आपको होमवर्क देता हूं. ये जो ब्लैक बक है ये और कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है? सिर्फ हरियाणा का स्टेट एनिमल नहीं है, ये बाकी स्टेट्स का भी स्टेट एनिमल है. आपको बताना है कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है आपका ब्लैक हिरन, काला हिरन. ओके, तो और काले हिरन को कहां किसने मारा था? एक फिल्मी स्टार ने मारा था. फिल्म स्टार ने कहां मारा था? केस कहां चल रहा है? थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा. ओके, एक साउथ का स्टेट है आंध्र प्रदेश, शायद उनका भी स्टेट एनिमल है ये. तो स्टेट बर्ड की बात करते हैं. स्टेट बर्ड है हरियाणा का ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको हम काला तीतर भी बोलते हैं. ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसको हम काला तीतर बोलते हैं. काला तीतर हो गया हरियाणा का स्टेट बर्ड. फ्रैंकोलिन एक और स्टेट का भी स्टेट बर्ड है. काले वाला जो तीतर है वो हरियाणा का है. दूसरी भी वैरायटी होती है फ्रैंकोलिन की. किसी और स्टेट का स्टेट बर्ड भी फ्रैंकोलिन है. आपको बताना है वो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका स्टेट बर्ड फ्रैंकोलिन है. ठीक, ये चीज आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. सो ये आज का था हमारा हरियाणा जीके का सेक्शन. मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो है हफ्ते में 2 दिन ये लाइव क्लास कंडक्ट की जाएगी. दैट इज 2 days in a week. We will be having this Haryana GK session. We will be sharing the PDF with you. आपको PDF भी मिलेगा यहाँ पे. So every week Tuesday and Friday, मंगलवार और शुक्रवार को हम जो है ये हरियाणा जीके की क्लास आपके लिए कंडक्ट कराएंगे. हमारी कोशिश रहेगी कि 1 घंटे के अंदर ये क्लास कंडक्ट कराई जाए. मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ हरियाणा जीके ही नहीं करेंगे हम. HCS के पहले आए हुए क्वेश्चंस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहां पे डिस्कस किया जाएगा विस्तार में. अब मैं इसके अलावा आपको एक और बता दूं, हरियाणा सिविल सर्विसेज और बाकी HPSC के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हमने एक अलग से YouTube चैनल भी बनाया है. एक सेपरेट YouTube चैनल है जहां पे और वीडियोस भी हम जो है लेके आएंगे. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और आप हमारे साथ जुड़िए. आपके डाउट्स वो हम डिस्कस करेंगे और भी आपको बहुत ही रेलेवेंट HCS का कंटेंट मिलेगा. आइए सब आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की गाइडेंस के अंदर आपकी तैयारी कराता है. तो हम क्वालिटी अश्योर करते हैं. हम आपके लिए ट्रिक्स भी लेके आएंगे जिनसे आप जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको और अच्छे से याद कर पाएंगे. सो ये है हमारा आज का सेशन. अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस अगेन ऑन एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे. हर ट्यूसडे और फ्राइडे को 2 बजे दोपहर के ये सेशन कंडक्ट कराया जाएगा जिसके अंदर हम हरियाणा जीके और PYQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच.